नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। बहुचर्चित चारे घोटाले में झारखंड के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी पर लालू प्रसाद यादव दोषी करार। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने के संयंत्र का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को करेंगे। उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब 20 फरवरी को पंजाब, जबकि 28 फरवरी और 5 मार्च को 2 चरणों में मणिपुर में चुनाव होने हैं। कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अकाली दल ने मायावती की पार्टी के साथ जारी किया घोषणा पत्र। बहुचर्चित चारा घोटाले में झारखंड के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी पर फैसला आ गया है। रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने आज इस फैसले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहरा दिया है और इस मामले में 36 लोगों को 3-3 साल की जेल की सजा सुनाई है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव को लेकर सजा का ऐलान होना बाकी है। अगर लालू को 3 साल से अधिक की सजा होती है तो फिर जमानत नहीं मिल पाएगी। अगर सजा 3 साल से कम होती है तो जमानत की संभावना बन जाएगी। अदालत के सामने पेश होने के लिए लालू रविवार को ही पटना से रांची के लिए रवाना हो गए थे। रांची पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को अब तक करोड़ों रुपए के चारा घोटाले से जुड़े 5 में से 4 मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। चारा घोटाले के 4 मामलों में देवगढ़, चाईबासा, रांची के डोरंडा कोषागार और दुमका मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी गई थी। डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में कोर्ट ने लालू सहित 99 आरोपियों को कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए कहा। लालू इसी मामले में जमानत पर अभी बाहर हैं और इस घोटाले में कई चौंकाने वाले मामले भी सामने आए, जिसमें पशुओं के फर्जी रूप से स्कूटर और मोटरसाइकिल पर ढोने की कहानी भी शामिल है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने के संयंत्र का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को करेंगे। वे दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़ेंगे और इस दौरान भोपाल, इंदौर के साथ ही देवास के स्वच्छता उद्यमियों से भी संवाद करेंगे। इंदौर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम व्यवस्थित और उत्साह से भरा होना चाहिए, यह सुनिश्चित किया जाएगा। इंदौर में प्रतिदिन लगभग 600 टन गीला कचरा घरों से निकलता है और इस कचरे से बायो सीएनजी बनाने का संयंत्र लगाया गया है। इससे प्रतिदिन लगभग 18,000 किलो गैस बनेगी और 100 टन कंपोस्ट खाद का भी उत्पादन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कार्यक्रम की तैयारियों में कोई भी कमी न रहे। यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जिसका बेहतर प्रचार प्रसार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने हितग्राही का संवाद अच्छे ढंग से हो। कार्यक्रम के दौरान संयंत्र पर निर्मित फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य एवं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 407 नगरीय निकायों में सीधा प्रसारण किया जाएगा। जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव ने कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इंदौर नगर में 10 स्थानों पर कार्यक्रम से 20,000, प्रदेश के सभी 407 निकायों के प्रमुख स्थानों पर एलईडी के माध्यम से 1 लाख, इंटरनेट, मीडिया और अन्य माध्यमों से 1 करोड़ से अधिक लोग इसका सीधा प्रसारण देख सकेंगे। उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब 20 फरवरी को पंजाब, जबकि 28 फरवरी और 5 मार्च को 2 चरणों में मणिपुर में चुनाव होने हैं। सभी पार्टियों की निगाहें अब इसी दोनों राज्यों पर ही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब के पटियाला में रैली की है और इन दौरान उन्होंने भाजपा, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल पर हमला किया। उन्होंने कहा कि मैं कोई झूठे वादा नहीं करता हूं। अगर आपको झूठे वादे सुनने हैं तो आप मोदी जी और बादल जी और केजरीवाल को सुन सकते हैं। मैं केवल सच बोलूंगा। जब कोरोना आया तो मैंने कहा कि नुकसान होने जा रहा है, लाखों लोग मरने वाले हैं। दिल्ली की सरकार से कई बार कहा कि नुकसान होने जा रहा है, तैयारी करो, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, इन चीजों को तैयार करें। उन्होंने मजाक उड़ाया। मैं नुकसान की बात कर रहा था। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं थाली बजाओ, थाली बजवाने के बाद कहते हैं मोबाइल फोन की लाइट चमकाओ। और जो व्यक्ति सच बोल रहा है उसको भाजपा के लोग, मोदी, अमित शाह, आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं और इसे कोई भी समझ नहीं पाया। पंजाब के राजपुरा में राहुल गांधी ने कहा कि मेरे बारे में 2 बातें समझ लीजिए। मैं जब भी मुंह खोलता हूं तो सोच समझ कर बोलता हूं। मुझे सिखाया गया है कि जब भी बोलो सच बोलो, झूठ नहीं बोलो। मैं इस स्टेज से झूठे वादे नहीं करूंगा। झूठे वादे सुनने हैं तो बहुत सारे लोग बोल देंगे। मोदी हैं, बादल हैं, केजरीवाल हैं, ये सभी झूठे वादे करते हैं और इन सबको जनता
जो है वो सब उनका जानती है और चुनाव के दौरान जो एक एक चीज का वो हिसाब भी लेगी। कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी भेज दिया है। इसमें अश्विनी कुमार ने लिखा है कि वह पार्टी से बाहर रहकर राष्ट्रीय मुद्दों पर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने पार्टी को धन्यवाद भी कहा है। अश्विनी कुमार ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि इस मामले पर विचार करने के बाद मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान परिस्थितियों और अपनी गरिमा के अनुरूप मैं पार्टी के दायरे में बाहर रहकर राष्ट्रीय मुद्दों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकता हूं। उन्होंने आगे लिखा कि 46 साल पार्टी से जुड़े रहने के बाद वह इस उम्मीद से पार्टी छोड़ रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम द्वारा परिकल्पित लोकतंत्र के वादे को पूरा करने में वह सक्रिय रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। अश्विनी कुमार ने पंजाब से राज्यसभा सांसद थे और ऐसे में 2022 विधानसभा चुनाव में पहले उनका इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। यह इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि अश्विनी कुमार सोनिया गांधी के वफादार माने जाते थे। G23 नेताओं के समय में भी उन्होंने सोनिया गांधी का बचाव किया था। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ये दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल और मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख हैं। इनका घोषणा पत्र आने से कुछ दिन पहले भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन ने घोषणा पत्र जारी किया था। अब बसपा और शियत ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए कई लुभावनी घोषणाएं भी की हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता व उम्मीदवार सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हमारी सरकार आने पर किसानों के हित में काम किए जाएंगे। उन्होंने बेअदबी करने वालों को कड़ी सजा दिलाने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि हम पंजाब के किसानों की बिजली की दिक्कतें नहीं होने देंगे। कर्ज माफी का भी फैसला लिया जाएगा। शिरोमणि अकाली दल पंजाब विधानसभा चुनाव में बसपा के साथ 25 साल बाद गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है और शियत अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि अगली जो सरकार है हमारी ही बनेगी। उन्होंने कहा कि बसपा के साथ हमारा गठबंधन बहुत अच्छा है। बसपा की ताकत समझने के लिए आपको 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे जो है वो देखने होंगे। खासकर दोआबा बेल्ट में लगभग 2 दशकों में से गिनती में ना होने के बावजूद यहाँ के निर्वाचन क्षेत्रों में उसके वफादार वोटर हैं। अकेले चुनाव लड़ने वाली बसपा को तब 3.5% वोट शेयर मिले थे। हमारी पार्टी ने पिछली बार 1996 में बीएसपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। तब हमारे गठबंधन को 13 में से 11 सीटें मिली थी। इस तरह सुखबीर बादल ने दूसरे दलों को अपनी तुलना में पिछड़ा बताया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। बहुचर्चित चारे घोटाले में झारखंड के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी पर लालू प्रसाद यादव दोषी करार। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने के संयंत्र का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को करेंगे। उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब 20 फरवरी को पंजाब जबकि 28 फरवरी और 5 मार्च को 2 चरणों में मणिपुर में चुनाव होने हैं। कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अकाली दल ने मायावती की पार्टी के साथ जारी किया घोषणा पत्र। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का मतदान हो चुका है। अब सभी की निगाहें तीसरे चरण की ओर है। ऐसे में इस चरण में भाजपा को बढ़त दिलाने के लिए बयानबाजी शुरू हो गई है, लेकिन भाजपा के लिए धमकी भरे लहजे का प्रयोग किया है। दरअसल टी राजा सिंह हैदराबाद के गोशामहर विधानसभा से भाजपा विधायक हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। इसमें वह कह रहे हैं कि आज यूपी में दूसरे फेज की पोलिंग हुई है, लेकिन कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा
जो है वोटिंग हुई है। जो लोग योगी जी को पसंद नहीं करते हैं वो भारी संख्या में घर से निकले और मतदान किया। टी राजा यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जो लोग भाजपा को वोट नहीं करते हैं उनसे कहूंगा कि योगी ने हजारों जेसीबी और बुलडोजर मंगवा लिए हैं। ये सभी यूपी की ओर निकल चुके हैं। चुनाव के बाद ऐसे इलाकों को चिन्हित किया जाएगा जिन लोगों ने योगी जी को सपोर्ट नहीं किया है। भाजपा विधायक ने हिंदुओं से अपील की कि तीसरे चरण में भरपूर मतदान करें और भाजपा को जिताएं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परिवर्तन ने मुंबई में अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। ईडी ने दाऊद इब्राहिम के बहन हसीना पारकर के मुंबई स्थित आवास पर भी छापेमारी की है और इसके अलावा ईडी से ऐसे कई नेताओं के घर घर छापेमारी कर रही है जिनके तार डी कंपनी से जुड़े हुए हैं। एजेंसी ऐसे नेताओं की प्रॉपर्टी और अवैध निकासी से संबंधित केस की भी जांच कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी के अनुसार कुल 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक राजनेता से जुड़े कुछ परिवारों को भी कवर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा हाल ही में दर्ज की गई है और एक प्राथमिकी और पूर्व एजेंसी को मिली कुछ खुफिया सूचनाओं पर आधारित है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस मामले में एक बड़े नेता की बात सामने आने के बाद सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। हालांकि अधिकारियों ने नेता के नाम का खुलासा नहीं किया है। ईडी के अधिकारी बता रहे हैं कि अभी जांच की शुरू की गई है, जल्दी परिणाम सबके सामने आएंगे। इस बीच जो है शिवसेना नेता संजय राउत भी आज एक प्रेस वार्ता कर भाजपा के 4 नेताओं पर आरोप लगाने वाले हैं। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड व रिलायंस ग्रुप के बीच चल रहे विवाद को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ले जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप से कहा है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में फिर से कार्रवाई शुरू करने के लिए फ्यूचर ग्रुप दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। दरअसल फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के रिलायंस रिटेल के साथ 24,731 करोड़ विलय सौदे का लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। उच्च न्यायालय इस मामले में याचिका की सुनवाई जो है 24 फरवरी को करेगा। सीजीआई जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने हाई कोर्ट का पिछले साल 2 फरवरी को आदेश खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने इस आदेश में फ्यूचर रिटेल को विलय करार को लेकर यथास्थिति का आदेश दिया था। इसके अलावा हाई कोर्ट ने गत वर्ष 18 मार्च के आदेश में मध्यस्थता कोर्ट में आपात आदेश को कायम रखते हुए फ्यूचर समूह व उनके निर्देशों पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने 29 अक्टूबर 2021 को वह आदेश भी खारिज कर दिया जिसमें सिंगापुर की अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बेटे अरविंद राजभर का शिवपुर से नामांकन करने के दौरान उन पर और बेटे पर हमला हुआ है। राजभर ने आगे कहा कि योगी जी मुझे मारना चाहते हैं, मुझे मारने के लिए आने वाले लोग काले कोट में थे और उन्हें भाजपा और योगी ने भेजा था। राजभर ने चुनाव आयोग से खुद और बेटे के लिए सुरक्षा की मांग की है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। कल गुंडे भेजकर वाराणसी में मेरी हत्या की कोशिश की गई है। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। रूस व यूक्रेन के बीच गहराती जंग की आशंका के बीच कीव स्थित भारतीय दूतावास के भारतीयों खासकर विद्यार्थियों को देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास ने मंगलवार को यह निर्देश दिए। दूतावास ने कहा कि मौजूदा अनिश्चिततापूर्ण स्थिति को देखते हुए भारतीय खासकर विद्यार्थी जिनका यहाँ रहना जरूरी नहीं है अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ दें। दूतावास ने सभी भारतीयों से यह भी कहा कि वे यूक्रेन में सभी गैर जरूरी यात्राएं टालें। दूतावास ने यूक्रेन में मौजूद भारतीयों से कहा कि वे कीव दूतावास के संपर्क में रहें ताकि जब भी जरूरत पड़े तो उन तक पहुंच सकें। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया कि दूतावास लगातार सामान्य रूप से कामकाज जारी रखेगा और यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को सारी सेवाएं प्रदान करेगा। इससे पहले 26 जनवरी को भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में रहने वाले सभी भारतीयों से कहा था कि वे पंजीयन करा लें ताकि उन्हें कोई भी सूचना तेजी से पहुंचाई जा सके। यूक्रेन को लेकर हाल के महीनों में तनाव बढ़ गया है। रूस और नाटो एक दूसरे पर रूसी यूक्रेन सीमा पर भारी सैन्य जमावड़े का आरोप लगा रहे हैं। उधर अमेरिका और यूक्रेन के रूस पर आक्रमण की तैयारी करने का भी आरोप है। हालांकि मॉस्को ने इस जो आरोप है उसका खंडन किया। रूस ने कहा है कि उसका किसी विदेश और देश पर हमले का कोई भी इरादा नहीं है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। बहुचर्चित चारे घोटाले में झारखंड के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी पर लालू प्रसाद यादव दोषी करार।
देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने के संयंत्र का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को करेंगे। उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब 20 फरवरी को पंजाब, जबकि 28 फरवरी और 5 मार्च को 2 चरणों में मणिपुर में चुनाव होने हैं। कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अकाली दल ने मायावती की पार्टी के साथ जारी किया घोषणा पत्र। हथेली पे रख ले है नहीं नवेली, तू लाखों संभाले चला चल चला चल, तू मीठे पलों को बांटे चला चल, उम्र को तू पल पल भुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल चला चल। Force Traveler, celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। यूपी की फर्रुखाबाद सदर विधानसभा सीट पर टाइगर अभी जिंदा है, लेकिन ये दिक्कत है कि सामने मोदी है। यही बात सलमान पर भी भारी पड़ रही है। लोगों ने तो इतना तक कह दिया, अब तो सलमान खुर्शीद का अस्तित्व दांव पर लगा है। भाजपा के निवर्तमान विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी से लोगों को ढेरों शिकायतें हैं, लेकिन आखिर में जब वोट देने की बात आती है तो वहां द्विवेदी की जगह मोदी शब्द आता है। मतदाता दुखी हैं, सुखी हैं, परेशान हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, पाकिस्तान है, जिन्ना है या कुछ और है, लोग कहते हैं कि हम तो मोदी के नाम पर ही वोट देंगे। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद कांग्रेस टिकट पर चुनाव मैदान में है। सोमवार सुबह नेहरू रोड पर केवल कृष्ण शर्मा बोले, देश को बचाने वाला तो एक ही है, बाकी तो पाकिस्तान के चक्कर लगा रहे हैं। युवाओं का कहना था कि वो फर्रुखाबाद तो अब वो गायब हो गया। मजबूरी में यहाँ के कारीगर को अब जयपुर पहुंचकर अपना हुनर दिखाना पड़ रहा है। फर्रुखाबाद में बुजुर्ग अरुण प्रकाश तिवारी कहते हैं कि यहाँ का माहौल भाजपा का रहा है। अगर अन्य जातियों के लिए लोग एकत्रित हो जाते हैं तो मुकाबला हो सकता है, हालांकि वह ऐसा मुकाबला नहीं होगा। वो भाजपा को पछाड़ दें, आखिर में भाजपा ही विजय प्राप्त करेगी। सलमान खुर्शीद कानून मंत्री थे, वह आदमी तो भले थे, मगर पता नहीं आज कांग्रेस का ग्राफ क्यों दिन ब दिन लगातार कम होता चला जा रहा है। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर बीकॉम के एक छात्र ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की है। इसका वीडियो भी शेयर किया गया है। इसमें पुलवामा हमले को बाबरी मस्जिद ध्वज का बदला बताया गया है। पुलिस ने छात्र के खिलाफ शांति भंग व राजद्रोह का केस दर्ज किया है। मामला मध्य प्रदेश के नीमच का है। यहाँ स्वामी विवेकानंद पीजी कॉलेज के बीकॉम प्रथम वर्ष के एक छात्र ने आपत्तिजनक पोस्ट किया। जब इसकी सूचना कॉलेज प्रशासन को मिली तो छात्र के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। कॉलेज के प्राचार्य वीके जैन के अनुसार केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत जम्मू कश्मीर के किशोर ने कॉलेज में बीकॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है। वह छात्रावास में रहता है। उसने सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट शेयर की थी। हमारी जानकारी में मामला आते ही छात्रावास पहुंचे और छात्र से चर्चा की और जानकारी ली। इसके बाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले में छात्र नेताओं ने मामले की सूचना अतिरिक्त संचालक आयुक्त और कलेक्टर को भी दी है। भाजपा कार्यकर्ताओं के अनुसार पुलवामा में जो हमला हुआ उसे लेकर जम्मू कश्मीर के छात्र ने देश विरोधी जो है वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में पुलवामा हमले को बाबरी विध्वंसक का बदला बताया गया। उसके पहचान कर कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। मामले में पुलिस ने प्रचार की शिकायत पर छात्र के खिलाफ राजद्रोह व शांति भंग करने का मुकदमा भी दर्ज किया है। छात्र नाबालिग है, उसे किशोर न्यायालय में पेश किया जाएगा। छात्र का लैपटॉप व मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिया है। जांच भी जारी है। अक्सर हम कुछ मिनट बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन यह कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। ऐसा ही एक वीडियो मुंबई से सामने आया है, जिसमें एक बाइक सवार चंद सेकंड बचाने के लिए रेलवे ट्रैक पार करता है और तेज रफ्तार की चपेट में आ जाता है। गनीमत यह रही कि इस हादसे में बाल बाल बच गया, लेकिन उसकी बाइक के परखच्चे उड़ गए। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी
जो है इस समय सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। इस वीडियो में जिस तरह से बाइक के परखच्चे उड़ते दिख रहे हैं, इससे किसी की भी रूह कांप जाएगी। बताया गया है कि यह वीडियो 12 फरवरी का है। इसमें बाइक सवार रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे पहले ही ट्रेन आ जाती है। इस घटना से पहले भी ऐसा ही एक वीडियो सामने आया था। इसमें बाइक सवार रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहा है और इसी दौरान ट्रेन आ जाती है। हड़बड़ाहट में युवक की बाइक वहीं गिर जाती है और ट्रेन की चपेट में आ जाती है। इस हादसे में भी युवक बाल-बाल बच गया है। हालांकि उसकी बाइक के परखच्चे हादसे की गंभीरता को जरूर बयां कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने के लिए आरोपियों ने 4 साल पहले 1.25 लाख रुपए में 2 पिस्टल और 50 कारतूस खरीदे थे। हथियार मुहैया कराने वाले आलिम ने आरोपी सचिन के डासना स्थित मकान पर काम किया था, तभी से वो दोनों संपर्क में थे। वहीं कस्टडी रिमांड के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने सोमवार को अपराधियों का 24 घंटे की रिमांड का समय पूरा होने पर उन्हें न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया। हापुड़ जिले के छिजारसी टोल प्लाजा पर गत 3 फरवरी को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमला करने वाले आरोपी सचिन और शुभम को पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर 24 घंटे की रिमांड पर लिया था। रविवार सुबह 10 बजे आरोपी पुलिस कस्टडी में रिमांड पर थे। पूछताछ में आरोपियों ने ओवैसी पर हमले की बात कबूल की है। वहीं हथियार मुहैया कराने वाले आलिम से पिस्टल खरीदने की बात भी स्वीकार की है। कोतवाली प्रारंभिक निरीक्षक अभिनव सिंह पुंडीर ने बताया कि वर्ष 2017 में आरोपी सचिन ने डासना में मकान बनवाया था, जहां वह मेरठ के मुंडाली निवासी आलिम ने मसूरी निवासी अपनी बेटी के पास रहकर मकान में मजदूरी की थी। तभी से सचिन और आलिम एक दूसरे के संपर्क में थे। ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हालांकि मैक्सवेल ने अब तक इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं साझा की है, लेकिन उनके शादी के कार्ड की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। यह कार्ड पूरी तरह से भारतीय अंदाज में बनाया गया है और उसमें भगवान गणेश, मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की भी फोटो दिख रही है। खास बात यह है कि ये पूरा कार्ड तमिल भाषा में छपा है। अभिनेत्री कस्तूरी शंकर ने शादी के कार्ड की फोटो शेयर करते हुए बताया कि मैक्सवेल और विनी रमन 27 मार्च को शादी करेंगे। यह शादी तमिल ब्राह्मणों की रीति रिवाजों के अनुसार होगी। कस्तूरी शंकर ने लिखा कि गैलन मैक्सवेल विनी रमन से शादी कर रहे हैं। पारंपरिक तमिल मुहूर्त पत्रिका के अनुसार हम कह सकते हैं कि शादी तमिल रीति रिवाजों से होगी। क्या ईसाई रीति रिवाजों से भी शादी होगी? बधाई हो गैलन और विनी। गैलन मैक्सवेल आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम का हिस्सा है। उन्हें आरसीबी ने मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन किया था और फिलहाल श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए वो खेल रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बहुचर्चित चारे घोटाले में झारखंड के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी पर लालू प्रसाद यादव दोषी करार। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने के संयंत्र का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को करेंगे। उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब 20 फरवरी को पंजाब, जबकि 28 फरवरी और 5 मार्च को 2 चरणों में मणिपुर में चुनाव होने हैं। कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अकाली दल ने मायावती की पार्टी के साथ जारी किया घोषणा पत्र।